नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हम आज पढ़ेंगे राठौड़ वंश के बारे में। दोस्तों, राठौड़ वंश इसकी कई शाखाएं थी और जो प्रमुख राजवंश थे, राठौड़ राजवंश थे, उनमें नंबर 1 मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़। नंबर 2 बीकानेर के राठौड़ और नंबर 3 किशनगढ़ के राठौड़। दोस्तों, इन प्रमुख राठौड़ों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे जो पहले पढ़ेंगे हम मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मारवाड़ यानी जोधपुर के राठौड़ों के बारे में। दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है नागनेची माता। नागनेची माता इनकी कुल देवी है और राठौड़ों की इष्ट देवी है करणी माता। करणी माता जो बीकानेर में। तो दोस्तों, इस तरह से इनकी इष्ट देवी और कुल देवी दोनों ही अलग अलग हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मारवाड़ यानी जोधपुर के पढ़ेंगे मारवाड़ के राठौड़। दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ शासकों में इनके संस्थापक थे राव सिंहा। इन्होंने 1240 ईस्वी में पाली के पास मारवाड़ राज्य की स्थापना की। ईस्वी में पाली मारवाड़ यानी पाली के पास जो है मारवाड़ राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, सिंहा कौन था? जैसे कि हम जानते हैं, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। दोस्तों, उसके बाद 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। तो ये जो गहड़वाल था जयचंद, जिसको चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था, इसका एक पुत्र हुआ हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ सेतराम और सेतराम का पुत्र था सिंहा। तो दोस्तों, ये जयचंद का वंशज है सिंहा, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, नैन्सी, जोधपुर राज्य की ख्यात, मारवाड़ की ख्यात, जेम्स टोड, इन सभी ने सिंहा को जयचंद का वंशज बताया है। तो दोस्तों, इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो जो भाटों ने इनके बारे में लिखा है कि ये हिरण्यकश्यप की संतान थी। कुछ लेखक इनको हीरानंद ओझा जैसे लोग इनको बदायूं से आए हुए मानते हैं। तो इनके उत्पत्ति के बारे में बहुत से मतांतर हैं, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति, राठौड़ों की उत्पत्ति, जो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है वो राष्ट्रकूट से हुई है। जो संस्कृत का शब्द है राष्ट्रकूट, इससे राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से बहुत सारे मत हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो सिंहा है, इसको जयचंद का वंशज माना जाता है। जयचंद का एक पुत्र था हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र का एक पुत्र था सेतराम और सेतराम का एक पुत्र था सिंहा।
जिसने पाली के पास मारवाड़ राज्य की, मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, सिंहा ने काली नदी के तट पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। मेलू में एक दुर्ग का निर्माण कराया था, लेकिन वहां पर बार बार आक्रमणों के कारण वहां से उनको जाना पड़ा और वो वहां से छोड़कर द्वारिका के लिए चले गए। जब वे द्वारिका जा रहे थे तो रास्ते में पाली से निकल रहे थे और पाली में पालीवाल ब्राह्मण थे जो व्यापार का काम करते थे। उनको लुटेरे रास्ते में लूट लेते थे, तो उन लुटेरों से मुक्ति पाने की प्रार्थना की थी राव सिंहा से। किसने की थी? पालीवाल ब्राह्मणों ने। और राव सिंहा ने यहां पर उन लोगों को, जिसमें मेर, मीणा और दूसरे जो लुटेरे थे, उनको हरा करके इस राज को सुरक्षित किया और पाली के पास राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं, उनका जो संस्थापक है वो राव सिंहा। ये राठौड़ों का मूल पुरुष भी कहलाता है। तो इस तरह से राव सिंहा ने 1240 ईस्वी से 1243 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों, राव सिंहा जो है, बार बार आक्रमणों के कारण इनके राज्य को स्थिर नहीं रख सके और उनके बाद इनके पुत्र राव आस्थान शासक बना। दोस्तों, आस्थान ने उन आसपास के क्षेत्रों को जीत करके अपने राज्य को थोड़ा सुदृढ़ किया। और आस्थान के बाद पैदा हुए दुहड़। दुहड़ ने 1291 से 1309 ईस्वी तक शासन किया। दुहड़ के बाद मल्लिकानाथ। दोस्तों, इन्होंने 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के सूबेदार, मालवा का सूबेदार निजामुद्दीन इन्होंने फिरोज तुगलक का जो सूबेदार था, मालवा का सूबेदार जो था निजामुद्दीन, उसको परास्त किया था। और उसके बाद ये इनकी पत्नी रूपादे के कहने से ये संत बन गए और इन्होंने 1399 ईस्वी में संत समागम भी किया था। तो इस तरह से इनका छोटा सा शासन रहा मल्लिकानाथ का। ये राजस्थान के लोक देवताओं में माने जाते हैं। उसके बाद राव चूड़ा आए। राव चूड़ा का शासनकाल 1394 से 1423 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, ये मल्लिकानाथ के भतीजे थे। ये मल्लिकानाथ का भतीजा था। राव चूड़ा का जो लालन पालन किया था, ये मल्लिनाथ ने किया था। और इनकी जो पत्नी थी, राव चूड़ा के समय में एक चांद बावड़ी जोधपुर में इन राव चूड़ा की जो पत्नी थी चांद कंवर, तो चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर में बनवाई थी। दोस्तों, एक चांद बावड़ी दौसा जिले के आबनेरी में है, उसको भी चांद बावड़ी कहा जाता है। और ये जो चांद बावड़ी है, ये जोधपुर में बनवाई थी चांद कंवर ने। ये चांद कंवर राव चूड़ा की पत्नी थी और चूड़ा का जो लालन पालन किया था वो मल्लिकानाथ ने किया था। और चूड़ा के बाद अगले शासक राव रणमल 1427 ईस्वी से 1438 ईस्वी तक शासन किया था। वही रणमल है जिसने
अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के लाखा से किया था और मेवाड़ में रणवल का जो कद है वो बढ़ गया। मेवाड़ में इनका हस्तक्षेप बढ़ गया था। ये वही रणवल है। रणवल के बाद इनका पुत्र जोधा ये शासक बना जिसने 1438 से 1489 तक शासन किया। दोस्तों इन्होंने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया। ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया था। तो राव जोधा ने इन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर मेहरानगढ़ यानी मयूरध्वजगढ़ चिंतामणि के नाम से एक किले का निर्माण करवाया था और उस किले के अंदर ही नागनेची माता का मंदिर बनाया था। यही नागनेची माता इनकी कुल देवी मानी जाती है। दोस्तों इनकी पत्नी राव जोधा की जो पत्नी थी जसमादी, उन्होंने रानीसर तालाब बनवाया था जोधपुर में और जोधा ने अपनी माता कौडमदे की याद में एक तालाब बनवाया था, कौडमदेसर तालाब जोधपुर में बनवाया था। जोधा जो है इन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। दोस्तों यहीं से बीकानेर के राठौड़ों का वंश भी चलता है क्योंकि जोधा का एक पुत्र था बीका, जिसे बीका को जोधा ने एक ताना मारा था और उस ताने की वजह से बीका जो है छोड़ करके और बीकानेर में एक अलग राज्य की स्थापना की थी। जो उसके बारे में पढ़ेंगे जब हम बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जोधा के समय में जोधपुर नगर की स्थापना हुई थी। मेहरानगढ़ जो है किला बनवाया था। कहां पर बनवाया था? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। मयूरध्वजगढ़ चिंतामणि के नाम से ये जाना जाता है। यहां इसी किले के अंदर नागनेची माता का मंदिर बनाया था जो इनकी कुल देवी है। और यहाँ पर इनकी जो रानी थी जसमादी, उन्होंने एक रानीसर तालाब बनवाया था जोधपुर में और इन जोधा ने अपनी माता कौडमदे की याद में कौडमदेसर तालाब जो है जोधपुर में बनवाया था। अब इसके बाद अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे। राव जोधा के बाद राव सातल शासक बने। 1489 से 1492 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। दोस्तों इनके सामने की प्रमुख घटना है 1492 ईस्वी में कोसाना का युद्ध। और कोसाना का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अजमेर का एक सूबेदार था मल्लू खां और मल्लू खां का सेनापति था घुड़ला खां। दोस्तों कोसाना के युद्ध में सातल ने इस घुड़ला खां को हरा दिया, परास्त कर दिया और बाद में घायल हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। राव सातल की इस विजय के उपलक्ष्य में मारवाड़ में घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। तो घुड़ला जो उत्सव है वो घुड़ला खां को किसने हराया था? राव सातल ने हराया था 1492 ईस्वी में। और कौन से युद्ध में हराया था? कोसाना के युद्ध में हराया था। तभी से मारवाड़ में घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। इनकी एक पत्नी थी फूला भटियानी, जिसने जोधपुर में फूलेलाव तालाब का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? फूला भटियानी। ये जो इनकी पत्नी थी सातल की पत्नी थी। सातल के बाद इनका जो छोटा भाई है सूजा, राव सूजा, ये शासक बने। इन्होंने 1492 से 1515 ईस्वी तक शासन किया। राव सातल जो है इन्होंने बाड़मेर, जैतारण और कोटा, इन तीनों को जीत करके अपने राज्य का विस्तार कर लिया। और दोस्तों इनके राज्य का विस्तार होने के साथ साथ इनके जो सामंत थे वो बड़े शक्तिशाली हो गए थे। उस समय इनके सामंतों ने इनको चुनौती देना चालू कर दिया था। तो राव सूजा के समय में इनके सामंत जो है राज सत्ता को चुनौती देने लगे थे। इसके बाद अगले शासक हुए तो राव जोधा के बाद प्रमुख शासक हुए राव गांगा।
राव गांगा ने 1515 ईस्वी से 1532 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों राव गांगा जो है ये राम खानवा के युद्ध में इन्होंने सांगा की सहायता की थी। सांगा और गांगा दोनों परम मित्र थे। तो राव गांगा ने खानवा के युद्ध में सांगा के लिए सहायता भेजी थी। दोस्तों राव गांगा ने मेड़ता के रायमल और रतन सिंह को 4000 सैनिक लेकर के सेना खानवा के युद्ध में सांगा के समर्थन में भेजी। तो इस तरह से खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए 4000 की सेना भेजी थी। और गांगा का जो पुत्र था मालदेव भी उस समय राजकुमार था। ये भी राणा खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से युद्ध में इसने भी भाग लिया था। दोस्तों राव गांगा का एक विशेष उपलब्धि रही। इन्होंने जो सामंतों ने जो उपद्रव किया था, जो सामंत शक्तिशाली हो गए थे और राजसत्ता को जो चुनौती दे रहे थे, उन सामंतों का उपद्रव को इन्होंने दबा दिया। और 1529 में एक युद्ध हुआ था, सेवकी का युद्ध, जिसमें इनके चाचा शेखा जो थे, इन्होंने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। तो उस सेवकी के युद्ध में 1529 ईस्वी में गांगा ने इनके चाचा शेखा को हराया था। दोस्तों उसके बाद गांगा के बाद इनका पुत्र मालदेव शासक बना। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या करके और खुद 1532 ईस्वी में शासक बन गए। दोस्तों राव मालदेव जब छोटे राजकुमार थे तब उन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से भाग लिया था। और 1536 ईस्वी में जैसलमेर के राजा राव लूणकरण की जो पुत्री थी उमादे से इन्होंने विवाह किया था, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों बताया जाता है कि जैसलमेर के राव लूणकरण जिन्होंने अपनी पुत्री उमादे का विवाह किया था, लेकिन ये लूणकरण ने मालदेव को मारने की कोशिश की थी, ऐसा बताया जाता है। तो जब राव मालदेव को पता चला तो इन्होंने लूणकरण का विरोध किया और ये उमादे से नाराज हो गए। उमादे भी अपने मान सम्मान के लिए इनसे जो है नाराज होकर के, और दोस्तों अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में जाकर रहने लगी। इनको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर इन्होंने राव मालदेव ने पानी की व्यवस्था वगैरह जो थी वो करवाई थी अजमेर के तारागढ़ में। और जीवन पर्यंत ही जो उमादे है वो तारागढ़ के किले में रही। जब राव मालदेव की मृत्यु 1562 ईस्वी में हुई थी तो ये उनके साथ सती हो गई थी। दोस्तों एक घटना और है, मेड़ता का जो शासक था वीरमदेव और एक बीकानेर के राव जैतसी, दोनों पर आक्रमण 1542 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। इसने मालदेव ने और दोनों के राज्यों को छीन लिया, जिससे ये दोनों ही नाराज हो गए और ये दोनों जाकर के शेरशाह से मिल गए। इसके बाद 1542 में जब इन्होंने बीकानेर के राजा जैतसी को हरा दिया और मेड़ता के वीरमदेव को हरा दिया, तो ये जाकर के शेरशाह से मिल गए और शेरशाह ने 1544 ईस्वी में सुमेल का युद्ध किया, जो शेरशाह और मालदेव के बीच में हुआ। दोस्तों सुमेल के युद्ध में, गिरी सुमेल का युद्ध जो जिसको कहा जाता है, तो बताया जाता है कि उसमें ये मेड़ता का वीरमदेव और बीकानेर का राव जैतसी भी शेरशाह के साथ आए थे युद्ध करने, जिसमें दोनों सेनाओं ने भयंकर युद्ध हुआ। 15 गिरी सुमेल के युद्ध में राव मालदेव वहां से निकल गए और किले की जो जिम्मेदारी दी थी जैता और कुंपा को किले की रक्षा की जिम्मेदारी दी थी, जिसमें दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन दोस्तों उस समय शेरशाह जो है वो हारते हारते बचा, मुश्किल से उसकी जीत हुई थी। और इससे युद्ध में फरिश्ता कहते हैं
फरिश्ता ने कहा है कि शेरशाह ने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपनी बादशाहत खो देता। तो ये मारवाड़ के युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह ने कहा था, ये किसने उल्लेखित किया है? फरिश्ता ने उल्लेखित किया है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए अपनी बादशाहत खो देता। तो दोस्तों इस तरह से गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उसमें शेरशाह सूरी ने मालदेव को हरा दिया। लेकिन दोस्तों 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद 1545 में पुनः मालदेव ने मेड़ता, मारवाड़, जोधपुर, जालौर, मेड़ता, मालवा, जोधपुर, इन पर पुनः अधिकार कर लिया और अपने राज्य को फिर पुनः संगठित कर लिया। दोस्तों 1557 ईस्वी में मालदेव ने राणा उदय सिंह को हरमाड़ा के युद्ध में हराया था। हरमाड़ा का युद्ध जो किसके बीच में हुआ था? मेवाड़ के राणा उदय सिंह और मालदेव के बीच में हुआ था हरमाड़ा का युद्ध, जिसमें उदय सिंह की हार हुई थी। दोस्तों मालदेव जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, तो इनको अबुल फजल और निजामुद्दीन ने मालदेव को हसमत वाला राजा कहा है। हसमत वाला राजा किसने कहा है? अबुल फजल ने और निजामुद्दीन ने, दोनों ने ही इसको हसमत वाला राजा कहा है। तो इस तरह से मालदेव ने अपने राज को बड़ा सुदृढ़ कर लिया। और इसके बाद मालदेव के बाद अगला जो शासक, तो मालदेव के बाद राव चंद्रसेन शासक बने। चंद्रसेन ने 1562 से 1581 तक शासन किया। दोस्तों ये अकबर के समकालीन थे। राव चंद्रसेन अकबर के समकालीन थे और इन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत मुगलों का, यानी अकबर का शासन, अकबर के खिलाफ युद्ध किया था। मुगलों का सामना किया, इसने जीवन पर्यंत मुगलों का सामना किया था। दोस्तों इन्होंने पहाड़ों में, जंगलों में रहकर के गुरिल्ला युद्ध किया था। और एक विशेष बात और है कि विश्वेश्वरनाथ रेऊ उन्होंने महाराणा प्रताप से इनकी तुलना की है। विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने महाराणा प्रताप से इनकी तुलना की है। इनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा है। 1564 ईस्वी में राम सिंह ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर के चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी। दोस्तों ये राम सिंह कौन था? दोस्तों मालदेव के 3 पुत्र थे और चंद्रसेन उनका तीसरा पुत्र था। तो दोस्तों जब चंद्रसेन को मालदेव ने शासक घोषित करते, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो दोनों भाई नाराज हो गए। और नाराज होकर की जो राम सिंह है उसने 1564 ईस्वी में ये अकबर के दरबार में चला गया और वहां जाकर के इसने चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर से सहायता मांगी। दोस्तों अकबर ने 3 नवंबर 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था। और नागौर दरबार में अकबर ने सभी राजाओं को, राजपूत राजाओं को बुलाया था और ये संदेश भेजा था कि जो सभी राजा, राजपूत शासक मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन चंद्रसेन नागौर दरबार में गया तो था, लेकिन इसने अधीनता स्वीकार नहीं की और वहां से चला गया। दोस्तों अकबर नाराज हो गया और अकबर ने नाराज होकर के 1570 ईस्वी में हुसैन कुली खां को मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा।
जब हुसैन कुली खां जोधपुर की तरफ बढ़ रहा था तो चंद्रसेन जोधपुर को छोड़ करके भाग गया और जालौर चला गया, भद्राजून नामक जगह पर चला गया। और वहां से फिर 1571 ईस्वी में सिवाना यानी बालोतरा चला गया और वहां जाकर के ये जंगलों में चला गया। जंगलों में रह करके इसने गोरिल्ला युद्ध करके अकबर की सेना से युद्ध किया। दोस्तों, जब ये राव चंद्रसेन जंगल में चला गया तो मारवाड़ का जो शासन किसको दे दिया? राय सिंह को। बीकानेर का जो शासक था राय सिंह, उसको मारवाड़ का शासन जो है बीकानेर के राय सिंह को सौंप दिया। और बीकानेर के राय सिंह को 1574 ईस्वी में अकबर ने भेजा। किसके खिलाफ भेजा? राव चंद्रसेन के खिलाफ भेजा। लेकिन चंद्रसेन जो है पहाड़ों में रहकर के उन्होंने कभी भी जीवन पर्यंत अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों, इतिहास में इन्हें भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा मारवाड़ का शासक, महाराणा प्रताप का अग्रगामी, बहुत से नाम दिए गए हैं। और ये चंद्रसेन वो शासक था जिसने महाराणा प्रताप से पहले अकबर के सामने आंखों में आंख डाल करके और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राव चंद्रसेन से ही प्रेरणा लेकर के प्रताप ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी शासक भी कहा जाता है। तो इस तरह से पूरे जीवन पर्यंत इसने पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध किया और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इनको क्योंकि इतिहास में ज्यादा जगह नहीं मिली, इसलिए इनको मारवाड़ का भूला बिसरा या विस्मृत शासक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, चंद्रसेन के बाद मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के शासक बने 1583 से 1595 ईस्वी तक। दोस्तों, 1581 से 1583 तक, 1583 ईस्वी तक मारवाड़ जो है खालसा भूमि के रूप में अधिकृत कर दिया गया। मारवाड़ को खालसा भूमि में शामिल कर दिया गया। और उसके बाद 1583 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह जो है मारवाड़ के शासक बने। ये चंद्रसेन का भाई था। मोटा राजा उदय सिंह कौन था? चंद्रसेन का भाई था। और इसने अपनी पुत्री जगत गोसाई या मानबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया था। दोस्तों, ये चंद्रसेन का जो भाई था मोटा राजा उदय सिंह, ये मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो जगत गोसाई या मानबाई का विवाह जहांगीर से कर दिया था। और इन्हीं मानबाई या जगत गोसाई से ही शाहजहां का जन्म हुआ। शाहजहां इन्हीं का पुत्र था, या खुर्रम, जिसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। तो मानबाई ने या जगत गोसाई ने खुर्रम या शाहजहां को ही जन्म दिया था। तो इस तरह से मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। और इनका एक पुत्र था किशन सिंह। उसने 1509 ईस्वी में किशनगढ़ को बसा करके राठौड़ सत्ता को तीसरा केंद्र बना दिया था। किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला कौन था? किशन सिंह था। 1609 ईस्वी में किशनगढ़ बसाया इन्होंने और किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो इस तरह से तीसरी जो सत्ता है राठौड़ों की, वो कहां स्थापित हो गई? किशनगढ़ में। पहली जोधपुर या मारवाड़ में, दूसरी बीकानेर में और तीसरी सत्ता कहां हो गई? किशनगढ़ में। तो इस तरह से दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। मारवाड़ का पहला शासक था जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किनसे? मुगलों से। तो मारवाड़ में ये पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो दोस्तों, हमने पढ़ा मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में और अन्य शासकों के बारे में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे
प्लीज वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।